नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं के अंतर्गत हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? विपणन चल रहा था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो उसी को हम सभी लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ बिंदु रह गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ना है। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग विपणन है वह मंडी सचिव और एजीटीए दोनों विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय तक हम लोगों ने कवर करा था। आज हमारी उसी के आगे की क्लास आरंभ होगी। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। नियंत्रित मंडियाँ, रेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत जो भी जरूरी जानकारी थी उसको हमने कवर करा था। तो एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी जो अंतिम क्लास थी उसमें कीमत विस्तार क्या बताया था हमने? जो प्राइस सेपरेट है वो किसे कहते हैं? उपभोक्ता द्वारा दिए गए रुपयों में कृषक एवं विभिन्न विपणन संस्थाओं को प्राप्त होने वाली राशि का विश्लेषण क्या कहलाता है? कीमत विस्तार कहलाता है। या फिर हम दो कीमतों के बीच का अंतर भी कीमत विस्तार को कह सकते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का। तो उसी के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो कीमत विस्तार में उपभोक्ता द्वारा दिए गए रुपयों में कृषक एवं विभिन्न विपणन संस्थाओं को, जो विभिन्न प्रकार की हमारी विपणन संस्थाएं हैं, उनको प्राप्त होने वाली राशि का जो विश्लेषण कीमत विस्तार कहलाता है। नियंत्रित मंडियाँ किसे कहते हैं? रेगुलेटेड मार्केट। वर्ष 1886 में भारत में प्रथम नियंत्रित मंडी करंजिया कपास मंडी की स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि करंजिया कपास मंडी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1886 में हुई। कृषि उत्पादों के बाजारों को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी, जो कृषि उत्पाद के दोस्तों जो बाजार होते हैं, मार्केट होती हैं, उनको किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? तो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के द्वारा नियंत्रित करा जाता है। अब यहाँ से हमारी क्लास आरंभ होगी कोसाम्ब से। काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स। कोसाम्ब का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स। राज्य विपणन बोर्डों में समन्वय स्थापित करने, बाजारों का विकास, विपणन समस्याओं को हल करने के लिए फरवरी 1988 में कोसाम्ब की स्थापना करी गई थी। तो कोसाम्ब की स्थापना कब की गई? फरवरी 1988 में दोस्तों करी गई थी। कोसाम्ब के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कोसाम्ब का फुल फॉर्म क्या है? तो कोसाम्ब का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए और इसको यह भी याद रखिए इसका आरंभ कब हुआ था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो राज्य विपणन बोर्डों में समन्वय, जो राज्य के जो विपणन बोर्ड होते हैं उनमें आपसी संतुलन या समन्वय स्थापित करने के लिए तथा बाजारों का विकास करने के लिए बेहतर बाजारें उपलब्ध कराई जा सकी, जो भी मार्केटिंग की प्रक्रिया में जो समस्याएं हों उनको हल करने के लिए इसकी स्थापना फरवरी 1988 में करी गई थी। अगला हमारा बिंदु कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। कौन सा है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दोस्तों। इसके बारे में कौन कौन से जरूरी बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी साबित हो सकते हैं, ऊपर नज़र डालते हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1988 को हुई। और कहाँ पर हुई? तो जयपुर में हुई। काफ़ी ज़रूरी है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यह संस्था एक स्वायत्त शासी ऑटोनोमस संस्था के रूप में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1988 को दोस्तों जयपुर, राजस्थान के जयपुर में हुई थी। और अगर इसके कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की हम बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में यह सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसमें ज़रूरी यह है कि यह पूछा गया था कि यह कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और कब अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 8 अगस्त 1988 याद रखें इसको। कुछ अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं संस्थानों की।
और इसे हम सभी लोग एक अतिरिक्त नाम से चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो 5वें प्रधानमंत्री थे उनको यह समर्पित है, तो उन्हीं के नाम पर भी इसका नामकरण किया गया था। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। क्या नाम इसका एक अतिरिक्त नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान या फिर चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में हुई। और कब हुई? तो 8 अगस्त 1988 को हुई। कुछ भारत के कुछ अन्य प्रमुख संस्थानों की बात करें, जैसे कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मैं आपको बताया दे रहा हूँ, अच्छा बहुत ज़रूरी जो होगा उसको यहाँ पर मैं नोट कर दूंगा। तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो गुंडी, चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोयम्बटूर में स्थित है। और केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान विष है, औषधि, ये सभी लखनऊ में स्थित हैं दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिकी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ये सभी दोस्तों पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। वहीं भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। तो ये कुछ अतिरिक्त जरूरी जानकारी थी जो कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या है कि अपनी मंडी। प्रथम अपनी मंडी कहाँ स्थापित हुई थी? पंजाब राज्य में स्थापित हुई थी। पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चंडीगढ़ में फरवरी वर्ष 1987 में स्थापित की गई थी। तो अपनी मंडी की स्थापना कब हुई? अपनी मंडी की स्थापना वर्ष 1987 में पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चंडीगढ़ में स्थापित हुई थी। इन मंडियों में उत्पाद का संचालन कृषक से उपभोक्ता को, इससे तो कृषक से उपभोक्ता को सीधे यानी बिचौलियों के बिना होता है। जो इसमें उत्पादों का संचालन होता है उसमें बिना किसी ब्रोकर या बिना किसी मध्यस्थ के
उत्पादों का संचालन कृषक से लेकर के उपभोक्ता तक सीधे तौर पर कर दिया जाता है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ये आपका कृषक है, ये कृषक है और ये उपभोक्ता है। तो इसके द्वारा जो भी दोस्तों फसल उगाई जाती है, जो भी इसके द्वारा फसल उगाई जाती है, हालांकि हम सभी लोग एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ से भलीभांति परिचित हैं। जो यह फसल आपकी उगाई गई है दोस्तों, इसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कई मध्यस्थ इसमें कार्य करते हैं। ब्रोकर हो गए, ब्रोकर, बिचौलिए, इन सबसे होते हुए उपभोक्ता तक पहुंचती थी। तो इनको तो, कृषक भाइयों को तो उपज की कीमत काफ़ी कम मिलती थी और ये लोग उसको कम कीमत पर खरीदने के बाद उसकी कीमत में बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य, इन सभी जो कुरीतियों को दूर करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी पंजाब राज्य के द्वारा। तो अपनी मंडी की शुरुआत वर्ष 1987 में पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चंडीगढ़ में फरवरी 1987 में करी गई और इसका संचालन कृषक से उपभोक्ताओं को सीधे रूप में यानी बिचौलियों के बिना जो भी उत्पाद है उनको पहुंचाया जाना था। इस मंडियों का उद्गम अमेरिका, इंग्लैंड देशों में कार्यरत शनिवार बाजारों से हुआ था। अमेरिका और इंग्लैंड देशों में शनिवार बाजारों से हुआ था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन मंडियों को कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे स्थान, पानी, तराजू आदि की व्यवस्था क्षेत्र की मंडी समिति कौन करती है? तो जो भी आवश्यक सुविधाएं होती हैं उनको उपस्थित कराने का कार्य क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा निःशुल्क रूप से करा जाता है। इस प्रकार की मंडियों में महाराष्ट्र राज्य के पूना शहर की हडपसार सब्जी मंडी, शेतकारी बाजार, आंध्र प्रदेश में रायथ बाजार, तमिलनाडु में उजवहर संडीज तथा उड़ीसा राज्य के कृषक बाजार कुछ प्रमुख हैं। तो इधर तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इधर की चीज़ें ये ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों कि अपनी मंडी की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1987 में हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ से संबंधित है? तो चंडीगढ़ में, पंजाब में चंडीगढ़ से संबंधित है। एक बार ये पूछा गया था कि रायत बाजार का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। अगला बिंदु हमारा नाफेड विपणन की क्लासेस है। इसमें हम लोगों ने संभवतः जो पहली क्लास हुई थी उसमें नाफेड पर विस्तार में हम लोगों ने बात करी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है। यह अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर वर्ष 1958 को हुई थी। राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघों ने मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर नाफेड की स्थापना करी, दिल्ली में करी। नाफेड का प्रमुख कार्य अंतः प्रदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, कृषकों को साधन उपलब्ध करवाना और या फिर प्रोत्साहन कार्यों को करवाना, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। नाफेड दोस्तों बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। या किसके तहत पंजीकृत है? तो 2002 के तहत पंजीकृत है। बहुराज्यीय बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है। जो कृषि उत्पादों की व्यापक स्तर पर काफ़ी बृहद लेवल पर जो खरीद फरोख्त होती है दोस्तों, उसकी कुछ प्रमुख बड़ी एजेंसियों में नाफेड शामिल है। तो इसकी वजह से मोटे तौर पर यही पूछा था कि नाफेड की स्थापना कब हुई थी। तो नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, आप ये याद रखिए। इसके अंतर्गत एक और अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने वाला है कि नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने वाली दोस्तों यह एक कह सकते हैं कि प्रमुख एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। ठीक है।
और यह भी पूछा जाता है कि नाफेड की स्थापना किसके जन्मदिन पर करी गई थी, तो महात्मा गांधी जी के जन्म पर 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना कब हुई थी, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। महात्मा गांधी जी के जन्म पर। इसके कुछ कार्य कौन कौन से हैं? कृषि उपज के बीमा एजेंट के रूप में कार्य करता है। कृषि की उपज में सरकार सहकारी बाजार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना। खरीद में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना। कृषि जिन्सों के व्यापार और विपणन को सुगम बनाना। उत्पादित कृषि उपज के लिए भंडारण की सुविधाओं को प्रदान करना। ये इसके कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत है दोस्तों। किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यहाँ देखो दिया हुआ भी है, यह किसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना है किसके जन्मदिन पर हुई थी, तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हुई थी। नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स, ये लिखा हुआ भी है, ये भी दिया हुआ भी कि नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल स्थिरीकरण के उपायों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो नाफेड है ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत मूल स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ एफसीआई के साथ नाफेड भी शारीरिक रूप से तिलहन दालों की क्या करता है, खरीद करने का कार्य करता है। राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ एफसीआई के साथ नाफेड भी विभिन्न प्रकार की जो तिलहन दाल है इन सभी फसलों की खरीद करने का कार्य करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1987 में दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी जितने इसमें बिंदु दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना ही है दोस्तों। तो आइए अगला हमारा बिंदु क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसको समझते हैं। वर्ष 1947 में, कब, तो वर्ष 1947 में विदेशों में वस्तुओं के निर्यात के स्तर को बनाए रखने एवं देश के उपभोक्ताओं को अच्छे गुणों एवं किस्म की निर्मित वस्तुओं को उपलब्ध करवाने हेतु भारत में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1987 में इस संस्था का नाम भारतीय मानक संस्थान के स्थान पर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया था। तो जैसे कि क्या दिया हुआ है कि भारतीय मानक ब्यूरो के जो 1 अप्रैल को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, भारतीय मानक संस्थान के स्थान पर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया था दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1947 में हुई थी, और इसका भारतीय मानक ब्यूरो नाम कब इसका पड़ा, तो 1 अप्रैल 1987 को पड़ा। एक बार दोस्तों एसएससी CHSL का जो टायर फर्स्ट का एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। आपके विकल्प दिए गए थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। मैं इसको नोट कर देता हूँ। किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये इसका मंत्रालय है जिसके अंतर्गत कार्य करता है।
और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ISI चिन्ह योजना प्रारंभ की। यह चिन्ह उन उत्पादों पर दिया जाता है जो पर्यावरण मित्र के उत्पाद होते हैं। तो इको मार्क का संबंध क्या है? इससे होता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उनसे इको मार्क का संबंध होता है। और इससे इन उत्पादों से क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है, न कि पर्यावरण को हानि होती है। फल उत्पाद FPO वर्ष 1955। इस आदेश के अंतर्गत फलों से रस, शरबत तथा अन्य उत्पाद बनाने के नियमन, स्वच्छता एवं नियंत्रण की व्यवस्था करी जाती है। यह पूछा जाता है कि FPO कब पारित हुआ था? वर्ष 1955 में। ये कुछ कानून है, आपको याद रखना है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून, यह कब बना? तो वर्ष 1986 में बना था दोस्तों। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है यह कब बना? तो वर्ष 1986 में बना। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1966 में पारित हुआ। भारतीय बीज अधिनियम कब बना? तो वर्ष 1966 में बना। यह अधिनियम प्रभावी रूप से 2 अक्टूबर 1969 में अस्तित्व में आया। हालांकि अधिनियम भारतीय संसद ने वर्ष 1966 में ही बीज अधिनियम को बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों बीजों की जो गुणवत्ता है उसको नियंत्रित किया जा सके, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। और बीजों को अधिसूचित भी किया जा सके। बीजों की जो अंकुरण क्षमता है और उसकी शुद्धता के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया था। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1966 में पारित हुआ, जो कि 2 अक्टूबर 1969 से प्रभावी रूप से यह कार्य करने लगा था प्रभावी रूप से। कीटनाशक अधिनियम कब बना? तो कीटनाशक अधिनियम दोस्तों वर्ष 1968 में बना। कीटनाशक अधिनियम वर्ष 1968 में बना। उर्वरक नियंत्रण आदेश वर्ष 1957 में लागू हुआ था। उर्वरक नियंत्रण आदेश कब बना? वर्ष 1957 को उर्वरकों की बिक्री और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए इसको लागू किया गया था। और हालांकि इसमें समय समय पर कुछ संशोधन भी हुए। 25 सितंबर 1985 को उर्वरक नियंत्रण आदेश, इसमें कुछ संशोधन करके इसको लागू किया गया था। कीमतों में उतार चढ़ाव, जैसे कि वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण, वर्ष 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण, वर्ष 1971 में पुनः पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप कृषि उत्पादों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई दोस्तों। इसी तरह सितंबर 1949, जून 1966, जुलाई 1991 में रुपये के अवमूल्यन के कारण भी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। मुद्रास्फीति, प्राइस इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं की कीमतों में सामान्यतः स्तर से तीव्र गति से वृद्धि होती है। साथ ही मुद्रा का मूल्य गिरता है। सामान्यतः मांग में वृद्धि, वस्तुओं की पूर्ति में कमी और वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति जो होती है वह उत्पन्न होती है। तो मोटे तौर पर मुद्रास्फीति क्या है? अगर हम उसकी बात करें तो जब मार्केट में दोस्तों जो हमारी मांग होती है और मांग के हिसाब से चीज़ों की आपूर्ति ना हो तो उसमें हमें असंतुलन देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, और उसकी मांग करीब 100 लोगों के द्वारा की जा रही, तो उन वस्तुओं की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं जो जितनी अधिक कीमत देगा वो चीज़ें उसी की हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा जो मांग होती है दोस्तों और अगर आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं। किस किस के आधार पर किस किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है मैं उसके नाम बताया दे रहा हूँ। भारत अपनी मुद्रास्फीति की जो गणना करता है 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक पर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर।
ये दो मूल सूचकांक हैं दोस्तों, प्राइस इंडेक्स हैं, जिन पर क्या करता है, मुद्रास्फीति की गणना करने का कार्य होता है, होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोस्तों। तो उम्मीद है मुद्रास्फीति को आप समझ गए होंगे। यह एक प्रकार की मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है। भारतीय खाद्य निगम कृषि कीमतों की स्थिरीकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय खाद्य निगम, वैसे ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी वर्ष 1965 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वैसे इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी? तो भारतीय खाद्य अधिनियम की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत करी गई थी। ये भी याद रखिए आप लोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये क्या है? इसको समझते हैं थोड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में एक एमएसपी टॉपिक भी दिया गया है, उसके लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी हुई है, किसमें? तो जो एमएसपी की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा करी थी। तो आप लोग जाएं, उसको देखिए, समझ जाएंगे। भारत सरकार ने जनवरी 1965 में प्रोफेसर एमएल दांतेवाला की अध्यक्षता में कृषि वस्तुओं की कीमत नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? जनवरी 1965 में प्रोफेसर एमएल दांतेवाला की अध्यक्षता में कृषि वस्तुओं की कीमत नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जो सुझाव देने थे, उसी के आधार पर कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था। यह दोस्तों किसान और कल्याण, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इससे संलग्न है। ठीक है, जनवरी 1965 में यह अस्तित्व में आया था। अच्छा, कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले कृषि मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता था, और इसका 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो वर्ष 1985 में इसका नाम बदला गया था दोस्तों। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। तो कृषि लागत और कीमत आयोग जो है, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। ठीक है, और कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और क्या रखा गया? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम रखा गया था। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी बहुत ज़्यादा वस्तुओं विस्तार से इस पर हमको चर्चा नहीं करनी है, इसको एमएसपी के अंतर्गत आप लोग पढ़ सकते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग विभिन्न कृषि वस्तुओं की न्यूनतम समर्थित कीमत की सिफारिश करता है। सरकार को फसल की बुआई के समय से ही पूर्व ही कर देता है। इन कीमतों को फसल की बुआई से पूर्व घोषित कर देने से कृषकों को क्षेत्र में उत्पादन योजना बनाने में सहायता मिलती है। एमएसपी क्या होती है दोस्तों? फसल बुआई के समय पूर्व में ही इसकी घोषणा कर दी जाती है सरकार के द्वारा, और यह एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी सरकार के द्वारा एक खरीद करी जाती है, जिससे किसानों को क्या होती है, थोड़ा सुरक्षा उन्हें प्रदान होती है।
वसूली अधिकृत कीमत जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है वो क्या है? तो वह कीमत जिस पर सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषकों, व्यापारियों एवं मिल मालिकों से कृषि फसल उत्पाद क्रय करती है, वसूली कीमत कहलाती है। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है दोस्तों? जो यह एक प्रकार की ऐसी कीमत होती है जिसमें जब आवश्यकता पड़ती है तो सरकार हमारी कृषक, जो किसान भाई हैं, व्यापारी हैं या फिर जो मिल मालिक हैं, ठीक है, उनसे क्या होती है, सरकार उत्पाद को क्रय करती है, तो उसे हम प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। इन कीमतों की घोषणा बुआई के बाद परंतु कटाई से पहले होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गौर करने वाली बात क्या है कि इसकी जो घोषणा करी जाती है बुआई के बाद परंतु फसल को काटने से पहले। मान लेते हैं जब हम फसल अपनी बो देते हैं उसके बाद, और जब फसल पक जाती है, हमारी काटने का समय होता है, उससे पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस की घोषणा कर दी जाती है। सरकार जो होती है इस मूल्य का उपयोग दोस्तों बफर स्टॉक या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए करती है। किसके लिए करती है? तो बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए। मान लीजिए किसी परिस्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में, या जो आपूर्ति का अभाव हो, ऐसी परिस्थिति में या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। अगला हमारा बिंदु क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राज्यों की योजना निर्माण में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6 अगस्त 1922 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को किया गया। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण, संचालन, सुझाव, समय समय पर इनका मूल्यांकन करना शामिल होता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करना, उनका संचालन करना, सुझाव देना, और वह कितनी सफल है कितनी असफल है, समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जाना, ये सभी इसमें शामिल होता है दोस्तों। अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, ग्रो मोर फूड कैंपेन इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1942 में बंगाल अकाल के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1942-43 में करी गई। तो अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1942-43 में इसकी शुरुआत की गई। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, या इसे हम पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जानते हैं, कब शुरुआत की गई? इसके बारे में कौन कौन सी बातें जरूरी हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। भारत सरकार ने फोर्ड संस्थान दल के सुझावों को, इसके आधार पर फोर्ड संस्थान दल के सुझावों को स्वीकार करते हुए वर्ष 1960 में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में इसको शुरू किया दोस्तों। और पैकेज कार्यक्रम के देश में उत्पादन वृद्धि के तरीकों को अपनाने के पथ प्रदर्शन परियोजना है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधारभूत कृषि संरचनाओं का विकास करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1960-61 के दौरान करी गई थी। इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 7 राज्यों के 7 जिले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 7 राज्यों के 7 जिले में इसको शुरुआत की गई थी। किसे? तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम की यहाँ पर बात की जा रही है। वो कौन कौन से राज्य थे? तो आरंभिक तौर पर शाहाबाद बिहार, तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश, पाली राजस्थान, रायपुर मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब, और यूपी के अलीगढ़ में दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ में। ये जरूरी है, इसको याद रखिए। इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1960 में हुई। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया, मार्च 1964 में इसका आरंभ हुआ था। इसमें होता क्या है? तो इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में कृषि विकास की आधुनिक विधियां प्राथमिकता पर अपनाई जानी चाहिए थी जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना अधिक है। प्रायः इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में करा जाना था जहां पर जो हमारी
कृषि सेक्टर की अधिक संभावनाएं हैं, अधिक बेहतरी की अधिक संभावनाएं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने रबी मौसम वर्ष 1999 से 2000 के दौरान 22 जून 1999 को व्यापक फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ करी थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ कब हुआ? वर्ष 1999 से 2000 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधाओं को उपलब्ध कराना। मान लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। जो भी किसान भाई हैं, अगर किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा को उनको सामना करना पड़ता है, तो मान लीजिए बाढ़ आ गई या किसी अन्य कारण की वजह से फसल नष्ट हो गई, तो उन्हें कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उन्हें अपने प्रक्षेत्र पर उच्च तकनीक अपनाने की ओर आकर्षित करना, ये कुछ इसके प्रमुख उद्देश्य थे। वैसे आप इसको यही याद रखिए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1999 से 2000 के दौरान। और इसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जब प्राकृतिक आपदाओं की समस्या हो तो उसमें कुछ मदद उपलब्ध कराना। किसान आय बीमा योजना या केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए मौजूदा कृषि बीमा योजना के स्थान पर रबी मौसम में 2003-04 में गेहूं एवं चावल की फसलों के लिए आरंभ हुई थी। कौन कौन सी फसल शामिल थी? तो गेहूं और चावल फसल इसमें शामिल थी। भारत में सहकारिता अकाल आयोग वर्ष 1901 में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। भारत में सहकारिता अर्थात अकाल आयोग वर्ष 1901 में ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी के आधार पर 1904 में सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए विधेयक पारित हुआ था। तो भारत में सहकारिता का जन्म कब हुआ? वर्ष 1904 में हुआ था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारत में सहकारिता का आरंभ कब हुआ था? वर्ष 1904 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई। भारत सरकार ने सदस्यता लेने के लिए वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1995 से ही भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्यों में दोस्तों शामिल है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है। राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004 में स्थापित हुआ। भारत सरकार ने डॉक्टर सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में फरवरी 2004 में इसकी स्थापना करी थी। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2004 को करी गई थी। 18 नवंबर 2000, कुछ सोर्सेस में दोस्तों 18 नवंबर 2004 दिया है, कहीं कहीं पर फरवरी 2004 को दिया है। और कहीं कहीं पर कुछ सोर्सों में दोस्तों इसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। वैसे सीधे तौर पर इसे ही पूछा जाता है कब स्थापना हुई थी? 2004 में। तो आप यही याद रखिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कहीं कहीं पर MS स्वामीनाथन जी के बारे में दिया गया है। एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2004 में हुई थी। 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो आप देख लीजिए, चीज़ों को याद रखिए। जैसा भी आपके विकल्प में उचित दिया हो वो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन, वैसे MS स्वामीनाथन ज़्यादा ऑथेंटिक है दोस्तों।
अगला हमारा बिंदु क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम। विश्व में भुखमरी तथा गरीबी को दूर करने के लिए, पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इस संगठन की स्थापना कब हुई, वर्ष 1945 में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पुनः स्थापना संरचना का विकास बैंक या विश्व बैंक वाशिंगटन। तो अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्संरचना के विकास हेतु तकनीकी या कोषीय सहायता देने हेतु इस बैंक की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1945 में दोस्तों करी गई थी। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनः स्थापना संरचना में विकास बैंक या विश्व बैंक, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1945 में हुई थी। या ये एक प्रकार से कह सकते हैं या विश्व का सबसे बड़ा एक वित्त संस्थान है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें अमूमन करीब 189 देश इसमें शामिल हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये क्या है, कृषि संबंधी वित्त का वर्गीकरण 3 समयावधियों के आधार पर किया जाता है। अल्पकालिक ऋण क्या है, अल्पकालिक ऋण और मध्यकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण। तो खैर अल्पकालिक ऋण क्या है, किसानों के द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीजों को खरीदने, उर्वरक कीटनाशकों को खरीदने इत्यादि के लिए किया जाता है। जो अल्पकालिक ऋण होता है दोस्तों, खेत की जुताई करना, उसमें बोने के लिए बीजों को खरीदना, और जो उसमें कीड़े मकोड़े लगे उनसे फसल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों को खरीदना, ये सभी इसमें शामिल होता है, अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत शामिल होता है। तो अल्पकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीने की अवधि के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 महीने के लिए। मध्यकालिक ऋण 15 महीने से 5 वर्षों तक की इसकी समयावधि होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों या मशीनों को क्रय करने के लिए या कुछ अन्य सुधार कार्यों के लिए मध्यकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं जो दीर्घकालिक ऋण है 5 से लेकर के 20 वर्षों तक की अवधि के लिए प्रदान करे जाते हैं। इसमें क्या होता है, भूमि को क्रय करना, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि प्रकार की जो भारी मशीनें हैं उनको खरीदना दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत शामिल है। तो इसकी समयावधि काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका अल्पकालिक ऋण है दोस्तों, अल्पकालिक ऋण की समयावधि कब से कब तक है, अल्पकालिक ऋण की जो टाइम पीरियड है 15 महीने। मध्यमकालिक 15 महीने से 5 वर्ष। और दीर्घकालिक ऋण 5 वर्ष से कितने समय तक के लिए, तो कहीं कहीं पर आपको 20 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 30 वर्ष मिलेगा दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखिए 5 वर्ष से अधिक, ये इसकी समयावधि जो काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको याद रखना। कृषि वित्त के स्रोत, जैसे इसके 2 स्रोत हैं दोस्तों। एक हो गया आपका संस्थागत स्रोत, एक हो गया असंस्थागत स्रोत या गैर संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत, गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोतों में क्या शामिल होता है, विभिन्न प्रकार की कुछ वाणिज्य बैंक हो गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियाँ, भूमि बंधक बैंक, भूमि विकास बैंक, ये कुछ संस्थागत स्रोत हैं। संस्थागत स्रोतों का तात्पर्य एक उचित बॉडी जिस पर कुछ नियंत्रण स्थापित हो, जिनके कुछ मानक हों दोस्तों, वो सभी संस्थागत स्रोतों में शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की बैंकें हो गई, सहकारी ऋण समितियाँ हो गई, ये सभी संस्थागत स्रोतों में शामिल। गैर संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत आमतौर पर ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। जैसे साहूकार हो गए, महाजन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जो जमींदार, ये सभी दोस्तों गैर संस्थागत स्रोतों में शामिल हैं।
तो हमारा कृषि विपणन टॉपिक दोस्तों आज समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमारा अगली अगली जो क्लास रहेगी दोस्तों कृषि सुधारों को लेकर के या आर्थिक सुधारों को लेकर के रहेगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।